आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज आप इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हूँ। भारत की खोज से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है उसमें से अध्याय 4 युगों का दौर से प्रश्नोत्तरी का भाग 1 हो गया था और ये दूसरा भाग हम लेकर प्रस्तुत हैं। ठीक है, प्रश्न 1 से प्रश्न 11 तक जो है हमने भाग 1 में कर लिया था और भाग 2 में फिर से हम जो है इस 11-12 प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही करेक्टिव और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है लेकर प्रस्तुत हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 टॉपिक है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। ठीक है, मतलब विदेश पर जो है भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें जो है हम किताब से नहीं, उसमें से प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चंस को निकाल कर जो है यहाँ पे आपको PDF के रूप में दे रहे हैं। प्रश्न 1 है, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। ठीक है, तो उत्तर इसका है भारतीय सभ्यता में विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उसके शासकों का नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। ठीक है, भारतीय सभ्यता का जो विशेष रूप से एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में जो है अपनी जड़ें जो है जमाई थी। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। ठीक, चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। अभी आगे के ही कुछ प्रश्नों के अंतर्गत आप समझ जाएंगे चंपा किसका पुराना नाम था, अंगकोर किसका पुराना नाम था। इन सभी से रिलेटेड सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। वहाँ जिन जिन राज्यों का उदय हुआ था उसके शासकों का नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। प्रश्न 2, किस देश के नृत्य भारत से लिए गए हैं। जावा और बाली के प्रसिद्ध नृत्य भारत से लिए गए हैं। ठीक है, जावा और बाली के प्रसिद्ध नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के एक छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। बाली में अभी तक हिंदू धर्म चला आ रहा है। ठीक है, जो जावा और बाली है यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य भारत से लिए गए हैं तथा बाली में अभी तक जो है हिंदू धर्म चला आ रहा है। किस देश की लेखन कला भारत से ली गई है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ली गई है। ठीक है, अब पूछ दे कि एक तरह से ये भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा जो है मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास जो है और प्राचीन इतिहास जो सारे इतिहासों को जो है मतलब एक तरह से इतिहास ही है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ली गई। ठीक है, कहाँ से, तो फिलीपीन द्वीपों में जो है क्या लेखन कला कहाँ से, भारत से ली गई है। ठीक है, प्रश्न 4, कंबोडिया की वर्णमाला किस देश से ली गई है। तो कंबोडिया की वर्णमाला भारत देश से ली गई है। बहुत से संस्कृत शब्दों को हेर फेर के साथ स्वीकार किया गया है। ठीक है, कंबोडिया की वर्णमाला भारत देश से ली गई है तथा फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत देश से ली गई है। संस्कृत शब्दों को हेर फेर के साथ स्वीकार किया गया है कंबोडिया की वर्णमाला में। ठीक है, प्रश्न 5 है हमारा, पुराना नाम नया नाम। देखिए, चंपा पुराना नाम है और नया है विमत नाम। ठीक है, चंपा पुराना नाम है और नया नाम विमत नाम है। और श्रीविजय का नया नाम है इंडोनेशिया। भज्जापहित का नाम है नागार्जुन का नाम है तथा कंबोज का नाम है कंबोडिया। ठीक है, अब आपको जो है प्रश्न 1 से जो आप टैली करोगे तब जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। चंपा विमत नाम, श्रीविजय इंडोनेशिया, भज्जापहित नागार्जुन का नाम तथा कंबोज कंबोडिया। प्रश्न 6, अजंता की गुफा का परिचय दीजिए।
चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें जो है भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। ठीक है, चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल था। ठीक है, यानी गुप्त शासन था। तो उस काल के दौरान जिसे जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अजंता की गुफाएं खोदी गई। ठीक है, उसी समय की अजंता की गुफाएं भी खोदी गई हैं तथा उनमें भित्ति चित्र भी बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं, यानी चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी गुप्त काल की हैं। ठीक, अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ मत देखो क्योंकि वे खतरनाक हैं। ठीक है, बहुत समय पहले जो है उनके स्वामी ने यानी बुद्ध जी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो तथा उनकी तरफ देखो मत क्योंकि वे खतरनाक हैं, और सच में वे खतरनाक ही हैं। ठीक है, इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षु लोग जो थे उन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे। अब पूछ दे कि अजंता की गुफा का समय चौथी से छठी शताब्दी है तथा कौन सा काल था? उस समय गुप्त काल था, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रश्न 7, एलोरा की गुफा का परिचय दीजिए। 7वीं-8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुईं। एलोरा की विशाल गुफाएं कैसे तैयार हुईं? तो 7वीं-8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर, ठीक है, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। ठीक है, एलोरा की जो विशाल गुफाएं हैं उनके बीच में जो है कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को साकार रूप कैसे दिया होगा। यानी ये हमारी कल्पना से ही बाहर है कि उस समय इसकी कल्पना किसने की होगी तथा इस कल्पना को साकार रूप कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है महाबलीपुरम की इमारतें जो थीं उसका भी निर्माण इसी समय हुआ था, यानी 7वीं-8वीं शताब्दी में। प्रश्न 8 है, एलिफेंटा की गुफा का परिचय दीजिए। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। ठीक है, शिव जो है नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। हैवेल का कहना है कि इस क्षत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है। ठीक है, यानी हैवेल कहते हैं कि जो है इस क्षत विक्षत अवस्था में जो है यह मूर्ति जो है भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना भी विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालयों में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युग का आवाहन करती है। ठीक है, यानी एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी जो भगवान शिव की जो नटराज शिव की विशाल मूर्ति है जिसमें वे नृत्य मुद्रा में जो है खड़े हैं, उसमें जो है विशाल लयात्मकता तथा विराट युगों का आवाहन करती है। प्रश्न 9, बोरीबुदुर के बोधिसत्व का परिचय दीजिए। ठीक है, बोरीबुदुर के जो है बोधिसत्व का परिचय आपको देना है। जावा में बोरीबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर ही है ही, इसमें कुछ और बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब।
वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश को स्कंदता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। ठीक है, जावा में बोरीबुदुर के से बोधिसत्व का जो है एक सिर कोपेनहेगन ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से ये सिर सुंदर ही है। ठीक है, और इसमें जो है बोधिसत्व की आत्मा, शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है। ठीक है, किस तरह उद्घाटित करती है? तो दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश को स्कंदता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ। ठीक है, प्रश्न 10 से आपका जो है टॉपिक बदलता है भारत का विदेशी व्यापार। अब भारत का जो विदेशी व्यापार था वो किस प्रकार से था? भारत के विदेशी व्यापार का परिचय दीजिए। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। और यानी ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था। भारत का व्यापार भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। यानी भारत का व्यापार भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। भारत के कपड़ा उद्योग का परिचय दीजिए। यानी जो है कॉटन टेक्सटाइल के लिए जो है इंडिया बहुत ही फेमस था और 1870s तक जो है बहुत ही फेमस रहा। उत्तर है इसका, भारत में बहुत प्राचीन समय से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर तक देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन शायद वह उतना अच्छा नहीं होता था जितना अच्छा चीन का रेशम होता था। यानी कि भारतीय कपड़ा जो है दूर दूर के देशों में जाता था और रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से जो है बनता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता था जितना अच्छा चीन का रेशम होता था। भारतीय रेशम उद्योग ने भारत में विकास किया। भारत में कपड़ा रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ठीक है, भारत में जो कपड़ा रंगने की कला थी यानी कि डाइंग की कला थी, ये जो है इसमें जो है उल्लेखनीय प्रगति हुई। ठीक है, प्रश्न 12, भारत के लौह उद्योग का परिचय दीजिए। ठीक है, आयरन स्मेल्टर्स का परिचय जो है आपको देना है। ये क्लास 8 NCERT हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें से भी बहुत ही बिल्कुल उसी से संबंधित है। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। ठीक है, ईसवी सन की आरंभिक जो है शताब्दियों में भारत का जो रसायन शास्त्र था, केमिस्ट्री थी, वो उसका विकास और देशों यानी अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय लोग जो है थे वो प्राचीन समय से यानी एंशियंट टाइम से जो है फौलाद यानी लोहा को ताव देना जानते थे। ताव देना यानी आकार देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से समर युद्ध के कामों में। यानी युद्ध के कामों में जो है भारतीय लोहे तथा जो है फौलाद की जो है दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है? ये प्रश्न 13 है। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट का है तथा जिनका जन्म ज्योतिर्विद थे ये। ठीक है, ज्योतिर्विद भी आर्यभट्ट जो है ज्योतिर्विद थे और जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद लिखा। ठीक है, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का प्राचीन ग्रंथ है जो बीज गणित पर लिखा गया तथा आर्यभट्ट जी का जन्म 427 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 14, भारतीय गणित शास्त्र में महत्वपूर्ण नाम किसका है? भारतीय गणित शास्त्र में महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है, जिनका
कार्यकाल 522 ईस्वी है। ठीक है, भारतीय जो गणित शास्त्र है यानी मैथमेटिक्स में जो है सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नेम जो है भास्कर का है और जिनका कार्यकाल जो है 522 ईस्वी है। प्रश्न 15, भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ठीक है, भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मपुत्र थे जिनका कार्यकाल 628 ईस्वी है। भास्कर द्वितीय का परिचय दीजिए। भास्कर द्वितीय जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंक गणित पर इनकी चर्चित पुस्तक लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण विचित्र सा लगता है। ठीक है, भास्कर द्वितीय का जन्म 1124 ईस्वी में हुआ। इन्होंने क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना यानी खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंक गणित पर इनकी एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण विचित्र थोड़ा लगती है। आशा है कि आपको इन सभी प्रश्नों को आप जो है समझ गए होंगे तथा ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। खासकर कक्षा 8 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी ये सम्मिलित है, इसलिए हमने सोचा प्रश्नोत्तरी कराना आवश्यक है। धन्यवाद और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।